everyone, welcome to my channel. I hope you like my last videos जहाँ पे मैंने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिस्कस किया था, उससे पहले सब्स्टिट्यूटेड फॉस्फोराइलेशन में मैंने डिस्कस किया था। आज जो हम पढ़ेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसको हम देखेंगे आज लाइट रिएक्शन जिसको आप बोलते हो, उसको हम यहाँ पे फोकस करेंगे। जो आपका प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में होते हैं एंड जो बैक्टीरिया है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया वगैरह में, वहां पे कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता बिकॉज दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। ठीक है, तो उनके केस में वो साइटोप्लाज्म में ही चलेगा, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स और थाइलाकोइड्स बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम मेनली क्लोरोप्लास्ट पे फोकस करेंगे। हम यूकैरियोटिक सेल्स मतलब फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, जैसे कि प्लांट सेल्स के बारे में, मेसोफिल सेल्स के बारे में, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन या लाइट रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे बेसिकली दो वर्ड है। पहला पार्ट आपका है फोटो, जिसका बेसिक मतलब क्या है, सनलाइट, या जिसको हम बोल सकते हैं लाइट का पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं आप उसको, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, फोटॉन्स। ठीक है, एंड जो क्या कैरी करता है, जो एनर्जी कैरी करता है इन पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम, मतलब एक एक पैकेट को हम क्वांटम बोलते हैं। हम बोलेंगे पैकेट्स और क्वांटा ऑफ एनर्जी यहां पे कैरी कर रहे हैं कौन, फोटॉन्स या सनलाइट वेव्स। ठीक है, नाउ दूसरा वर्ड जो है आपका, एज यू कैन सी, so we have already discussed this word. ये word क्या आपका, phosphorylation, जिसका मतलब क्या है, एक वेरी यूनिक रिएक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस पिकुलियर रिएक्शन, ठीक है, जहां पे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट फॉस्फोराइलेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनने के लिए, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के ऊपर और एक फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड या और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने के लिए, फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड बनने के लिए यू नीड एनर्जी। ठीक है, यहां पे एनर्जी लाइट से आ रहा है, सो वी कॉल इट लाइट रिएक्शन या फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ रहे थे, वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 या सक्सेनेट से आ रहा था, तो उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे थे। यहाँ पे लाइट से एनर्जी आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में लाइक 4 अलग अलग किस्म के कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व थे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए। एंड लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स हमने देखा था, कॉम्प्लेक्स 5, जिसको आप F0 F1 ATP सिंथेज भी बोलते हो। ठीक है ना, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स या कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, और यहाँ पे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट से जो एनर्जी क्रिएट होंगे, एनर्जी रिलीज होगा प्रोटॉन के मूवमेंट की वजह से, उसको यूज किया जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए। बात वही है जैसा हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बस कुछ चीजें यहाँ पे नया है वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे लाइट का क्या नेसेसिटी है, व्हाई डू यू नीड लाइट हियर। ठीक है, एकदम सिंपल सा चीज हम इमेजिन करते हैं। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट आवर एटमॉस्फेयर इट कंटेन्स अराउंड 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ना आप भी जब सांस लेते हो, आपके लंग्स के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है अलॉन्ग विद लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, जो 78% है, विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड साथ में। ठीक है, Now the point is, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी यूज नहीं कर सकता है, इट कैन यूज ऑक्सीजन। ठीक है, डिफ्यूजन होता है और यूज नहीं कर पाते तो फिर से वो बाहर आ जाएगा, और ऑक्सीजन को आप यूज कर लेते हो। बट व्हेन इट कम्स टू द प्लांट्स, उनके पास एक बहुत ही यूनिक सा एंजाइम होता है, नॉट जस्ट प्लांट्स एक्चुअली, जितने आपके फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या कीमोसिंथेटिक, मतलब जो लोग अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लाइक यू कैन बेटर कॉल इट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स, उनके पास एक बहुत ही यूनिक किस्म का एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रूबिस्को। आप सुने भी होंगे इसके बारे में, RBP, जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज नाम है उस एंजाइम का। ये जो एंजाइम है, इट हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। आप अगर इस रिएक्शन को लिखना चाहते हो, लेट्स मेक इट रिएक्शन हम लिख लेते हैं, लेट्स कीप इट सिंपल, देखते क्या होता है। Now suppose 6 carbon dioxide molecules है आपके पास, and you have to convert them into
C6H12O6, which is your formula of glucose or any kind of hydrous sugar. Now यहाँ पे बात करें, as you can see यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन का अगर आप रेशियो देखते हो, कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो इट्स 1:2, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम्स है। यहाँ पे अगर आप कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो देखते हो, हाउ इज इट? 1:1, carbon 6, oxygen 6 है 1:1, and if you look at the carbon is to hydrogen ratio, it will like 1:6 carbon है 12 hydrogen है 1:2 ratio। तो as you can see यहाँ पे ना हाइड्रोजन था भी नहीं, वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, थोड़ा ज्यादा ही है, एंड प्लस यहाँ पे जितना ऑक्सीजन जितना था उससे कम हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन कम होने पड़ेंगे या हाइड्रोजन ज्यादा होना पड़ेगा। सो बेसिकली ये रिएक्शन क्या है, अगर हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा है, दिस इज रिडक्शन, मींस कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो रूबिस को ये जो एंजाइम है बेसिकली ये कैपेबल है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और जहां पे जिस पार्ट पे जिसको आप बोलो कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल, जहां पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दे गेट रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। नाउ रिडक्शन वाली बात तो आपको समझ में आ गया, बट इमेजिन करो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में आपको बॉन्ड बनाने, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्रिएट करना है। एज यू ऑलरेडी नो, बॉन्ड बनने के लिए काफी सारा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ वेयर विल यू गेट दोस एनर्जीज फ्रॉम? ये एनर्जी कहां से आएगा? एनर्जी आएगा आपके एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, it does not just require reduction, it also requires एनर्जी इनपुट। यहां पर आपको एनर्जी इनपुट मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हाइड्रोलाइसिस होना भी बहुत जरूरी है। यू नीड एनर्जी इनपुट हियर। नाउ ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहां से आता है? ये रिडक्शन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन डोनर कहां से आता है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक ही मोटिव है, एक ही सिंगल मोटिव है, टू प्रोवाइड द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स so that the carbon bonds can be produced। ठीक है, एंड दूसरा मोटिव ये है to produce somebody who can donate the electron, means it has to produce some electron rich compound। ठीक है, जो आगे जाके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड will accept the electrons, they will get reduced into carbohydrate as you can see here। ठीक है, तो यही मेन फंडा है यहाँ पे। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बनाना एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को सिंथेसाइज करना, इट्स नॉट अ जोक। लास्ट जो क्लासेस मैंने आपको दिया था, आपको वीडियोस लेक्चर्स दिए थे, तो वहां पे आप लोगों ने देखा था कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस बनने के लिए ना काफी मेहनत करना पड़ता है सेल को। एंड इनके सो माइटोकॉन्ड्रिया आप देखे थे कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होना पड़ते हैं, बॉन्ड ब्रेक होने पड़ते हैं, एनर्जी रिलीज होना पड़ता है, NADH2 FADH2 बनना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, एंड देन दे गो थ्रू अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, और जहां पे जाके इलेक्ट्रॉन के फ्री एनर्जी को यूज किया जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए। ठीक है, तो वो था आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो क्रिएट हो रहा है, इसको कोई आके ऑक्सीडाइज करके क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पे एनर्जी इनपुट आ रहा है सनलाइट से। ठीक है, दिस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इट्स नॉट स्पॉन्टेनियस, थर्मोडायनेमिकली ये फिजिबल रिएक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हैं। सिंथेसिस करना थर्मोडायनेमिकली कभी भी फिजिबल नहीं होता, डिस्ट्रक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल होता है। तो आप अगर यहाँ पे सिंथेसाइज कर रहे हो तो यहाँ पे एनर्जी इनपुट बहुत ज्यादा है। इतना खतरनाक लेवल का एनर्जी इनपुट कहां से आएगा? ओनली इफ समहाउ सनलाइट इज इन्वॉल्व। ठीक है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, आप सुने भी होंगे कीमोटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, जहां पे केमिकल ऑक्सीडेशन को भी यूज किया जाता है एनर्जी सोर्स की तरह, पर यहाँ पे हम ये सब बात नहीं करें। यहाँ पे मेनली लाइट पे फोकस करेंगे, हाउ लाइट प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड प्रोडक्शन ऑफ NADPH2, द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स दैट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट लाइट एक्चुअली डज हियर। नाउ एज यू नो, हमारे बॉडी में भी लाइट गिर रहा है। ठीक है, एनिमल्स दे हैव आल्सो लाइट इंसिडेंट ऑन देम, बट द पॉइंट इज वी कैन नॉट यूटिलाइज सनलाइट। तो थोड़ा बहुत हम लाइट यूज करते हैं विटामिन डी बनाने के लिए, दैट्स अनदर स्टोरी, बट द पॉइंट इज हम लाइट को टेक्निकली फोटोसिंथेसिस या अपना खाना खुद से बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। रीजन, वी डू नॉट हैव फोटो रिसेप्टर्स।
या फोटोरिसेप्टर्स है भी, तो फोटोरिसेप्टर्स को यूज नहीं कर सकते प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए। बट दीज प्लांट सेल्स, मेसोफिल सेल्स स्पेशली, जिनके पास एक यूनिक सा ऑर्गेनेली होता है जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसके अंदर कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको आप बोलते हैं फोटोसिस्टम, ठीक है। एंड व्हाई कॉल देम फोटोसिस्टम? बिकॉज दे कैन ट्रैप द सनलाइट and use that sunlight energy, okay, to create adenosine triphosphate, इसलिए आप उसको बोलते हो फोटोसिस्टम। एंड वहां पे ऐसा क्या होता है तो लाइट को ट्रैप कर सकता है? दैट इज नथिंग बट, आप ऑलरेडी जानते हो, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट, क्या चीज होता है, कैसे वो काम करते हैं। एकदम पहले मैं एकदम सिंपल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूं एक्चुअली क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, देन विल लाइक delve into this whole scenario, okay? सो पहले क्या होता है आपका, देखो H nu लिख रहा हूं मैं, प्लैंक्स इक्वेशन, दैट्स सनलाइट बेसिकली। तो सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, ओके। एंड यहां पे क्या होता है बेसिकली, एक वाटर मॉलिक्यूल इट गेट लाइज्ड, ठीक है, वो टूट जाता है एंड इट रिलीजेस ऑक्सीजन। ये रिवर्स है, आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में देखा था कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। ये लास्ट स्टेप था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, पर यहां पे ये पहला स्टेप है। जैसे वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में इसके साथ साथ में NADP कन्वर्ट होगा, NADPH2 में। यहां पे NAD नहीं यूज होता, यहां पे कोएंजाइम 2 या NADP यूज होता है। कोई NADH2 जो था ना वो कोएंजाइम 1 था, ठीक है। यहां पे NADPH2। जब भी हम सिंथेटिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, एनाबॉलिज्म के बारे में, यू राइट NADP। एंड जब भी हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेशन था, लास्ट क्लास हमने देखा था, दैट वाज योर NAD, बी केयरफुल। तो यहां पे NADPH2 बनेंगे एंड साथ में अलोंग विद इट यहां पे क्या भी मिलेगा हमें, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होंगे। रीजन क्या था, ये वाटर जब ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट इज क्रिएटिंग व्हाट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वो इलेक्ट्रॉन NADP लिया था, NADPH2 बन गया, तो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की एनर्जी की वजह से, जैसे हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा एंड दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इट विल हेल्प टू फॉस्फोराइलेट एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। F0F1 यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। F0F1 खाली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड इवेंचुअली दे विल बी कन्वर्टेड इनटू एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एंड ये जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट NADPH2 बन रहा है, ये जो पूरा सिनेरियो लाइट से, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो सारा कुछ बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड इवेंचुअली क्या होता है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स they get converted into carbohydrate. Now let's see how. ATP उसका एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड जो NADPH2 बना था, because it was hydrogen rich or electron rich compound, it provided hydrogen or electron for its reduction, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन के लिए। एंड आपको फाइनली क्या मिला, यहाँ पे NAD प्लस फिर से बन जाएगा, वही NADP प्लस फिर से जाके यहाँ पे फिर से जाएगा। सो दिस कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए आपको एनर्जी की भी जरूरत है, NADPH2 जो इलेक्ट्रॉन्स की भी जरूरत है। और ये सब कुछ आपको कहां से मिलता है, ओनली इफ क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करता है एंड दैट क्रिएट्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है, दैट क्रिएट्स अ ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, व्हिच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, हम देखे थे इसको। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन ले लेता है, NADP ले लेता है एंड इवेंचुअली दिस NADP गेट्स कन्वर्टेड टू NADPH2। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। वहां पे बाय प्रोडक्ट क्या था, बाय प्रोडक्ट वाज वाटर, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। Now as you can see here, this is the structure of chloroplast. Now आप structure of chloroplast जब आप देखते हो तो बेसिकली आपको ये बात पता होना चाहिए कि chloroplast it's a double membrane bound structure just like mitochondria and the nucleus। यही 3 सेल के अंदर जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब दो क्या होगा आपके पास, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक अंदर और एक बाहर। तो ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है, अंदर वाले फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर जो कंपार्टमेंट होगा, ये जो पूरा फ्लूइडिक या सेमी सॉलिड जेली लाइक कंपार्टमेंट होगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ओके, मैंने यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन दिखा दिया है।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। एंड इनसाइड द स्ट्रोमा देयर आर मोर मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और भी मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं, जिसको आप बोलते हो थाइलाकॉइड्स। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स है इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। द पॉइंट इज, ये जो थाइलाकॉइड्स है, ठीक है, ये थाइलाकॉइड्स दो तरीके से अरेंज होते हैं। एक तो कभी कभार थाइलाकॉइड कभी भी स्टैक नहीं होता एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये जब स्टैक नहीं होता इसको हम बोलते हैं, जो स्टैक नहीं होते इनको बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स, या कभी कभार आप उसको बोलते हो स्ट्रोमा लैमेली। यू कैन कॉल देम स्ट्रोमा लैमेली। इनको आप फ्रेट चैनल्स भी बोल सकते हो, ठीक है, आप स्ट्रोमा लैमेली बोल सकते हो। यू कैन आल्सो कॉल देम स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। मतलब जो थाइलाकॉइड स्टैक नहीं होते एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या अरेंज नहीं होते, अपने मतलब सिंगुलर फॉर्म में रहता है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स या स्ट्रोमा लैमेली। ना आपको बात ये बात पता होना चाहिए कि जो थाइलाकॉइड स्टैक हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाएगा, उन थाइलाकॉइड्स को हम बोलेंगे ग्रेनाम। उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्रेनाम। जो स्टैक स्ट्रक्चर, ये भी एक ग्रेनाम है, ये भी एक ग्रेनाम है, पर उनके अंदर जो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है ग्रेनाम के अंदर, से ये वाला थाइलाकॉइड, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये तीनों भी, इनको हम बोलेंगे ग्रेनल थाइलाकॉइड्स। सो एज यू कैन सी देयर आर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ थाइलाकॉइड्स, one is stromal thylakoid and another one is granule thylakoids. Now ये जो अलग अलग थाइलाकॉइड का सेटअप है ना, this is very important to understand, क्योंकि अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा ना, आपको कभी पता नहीं लगेगा कि कैसे यहाँ पे ये सारे चीजें जो मैं बात करने जा रहा हूँ, फोटो सिस्टम वगैरह, साइटोक्रोम B6, F कॉम्प्लेक्स, ये सारे चीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि देयर आर टू डिफरेंट सेट्स ऑफ थाइलाकॉइड्स इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, one which is stacked over each other, जिसको आप बोलते हो ग्रेनल थाइलाकॉइड्स, द होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ग्रेनम, ठीक है। एंड कुछ थाइलाकॉइड्स दे आर सिंगुलरली प्रेजेंट एंड यू कॉल देम स्ट्रोमा, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स, और यू कैन आल्सो कॉल देम स्ट्रोमा लैमेली। आप उसको स्ट्रोमा लैमेली बोल सकते हो, फ्रेट चैनल्स बोल सकते हो, यू कैन कॉल देम स्ट्रोमल थाइलाकॉइड्स। नाउ और एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। नाउ देखो, when a thylakoids are stacked over one another, जब थाइलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होता है, आपको पता होना चाहिए उनके बीच में जो स्पेस है, सरफेस है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं, ये वाला सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस हो गया, वो सारे सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, दे क्लोजली स्पेस टू ईच अदर, क्लोजली एक दूसरे के एकदम क्लोज स्पेस में होता है, नैरो स्पेस में। तो ऐसे वाले सरफेस जो कांटेक्ट में होता है ना, हम उनको बोलते हैं एप्रेस्ड सरफेस। एप्रेस्ड सरफेस कौन से होंगे? जो सरफेस एकदम क्लोज कांटेक्ट में होंगे। और जो सरफेस एक्सपोज होगा, जैसे कि ये वाला ऊपर वाला सरफेस, ये नीचे वाला, इधर वाला, ये वाला सरफेस, ये वाला, उनको हम बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड सरफेस। एप्रेस्ड सरफेस कौन कौन से होंगे? ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला और ये वाला। और नॉन एप्रेस्ड कौन कौन से होंगे? जितने एक्सपोज सरफेस होंगे जो कहीं किसी के टच में नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन एप्रेस्ड सरफेस। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो whenever you look at a granum, आप जब एक ग्रेनम मतलब स्टैकिंग को देखते हो, थाइलाकॉइड स्टैकिंग को आप देखते हो, तो जो स्टैकिंग हो रहा है दो थाइलाकॉइड के बीच में से, मैं यहाँ पे इन मार्कर्स को मैं स्टैक कर रहा हूं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं इनको स्टैक कर दिया, तो ये बीच का जो कनेक्शन है ना, एक मार्कर दूसरे मार्कर से जुड़ा हुआ है, क्लोज कॉन्टैक्ट में, इसको हम बोलते हैं एप्रेस्ड सरफेस। और ये जो ऊपर है, ये किसी मार्कर के टच में नहीं है, ठीक है, ये फ्री है, ऐसे फ्री सरफेस को हम बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड सरफेस। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड सरफेस, आपको समझ में आएगा अभी, ठीक है, उसको हम देखते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूं कि कौन से वाला एप्रेस्ड सरफेस है, कौन से वाला नॉन एप्रेस्ड सरफेस है। ना आपको क्या समझना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। जो एप्रेस्ड सरफेस है, मतलब जहां पे क्लोज कॉन्टैक्ट में, ये एक दूसरे के एकदम क्लोज कॉन्टैक्ट में है, उन एप्रेस्ड सरफेस में बहुत ही यूनिक किस्म के आपका फोटो सिस्टम यहाँ पे दिखाई देगा। लेट्स टेक अ लुक एट इट। जिसको आप फोटो सिस्टम 2 बोलते हो, वो सिर्फ एप्रेस्ड सरफेस में प्रेजेंट होता है। नाउ व्हेन यू लुक एट अ नॉन एप्रेस्ड सरफेस, वहां पे फोटो सिस्टम 1 होता है, ठीक है। अगर आप देखते हो साइटोक्रोम B6F और एक कॉम्प्लेक्स यहां पे आएगा, जिसका हम बात करेंगे, तो वो नॉन एप्रेस्ड सरफेस में भी होता है एंड एप्रेस्ड सरफेस में भी वो प्रेजेंट होता है ना। अगर आप देखते हो कि और क्या होता है यहां पे, तो आप देखोगे कि और एक यूनिक सा कॉम्प्लेक्स, यूनिक सा स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हैं F0 F1 ATP सिंथेज, वो प्रॉपर्टी होता है आपका सिर्फ
नॉन एप्रेस सरफेस का। एप्रेस सरफेस में आपको कभी भी F0 F1 पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या सीखा, द सरफेसेस ऑफ द थैलाकॉइड्स दैट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, जहां पे ग्रेनम बनता है, वहां पे सिर्फ हमें PS2 फोटोसिस्टम 2 एंड साइटोक्रोम B6F दिखता है और कुछ नहीं, ओके। एंड जो सरफेस दे आर एक्सपोज्ड, वहां पे कोई आपस में कोई क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं है, उन सरफेस में हमें PS1 भी दिखता है, फोटोसिस्टम 1 दिखता है, साइटोक्रोम B6F वहां पे भी कॉमन है। एंड अनदर थिंग, F0 F1 ATPase वहां पे आपको दिखाई देगा, F0 F1 ATP सिंथेज भी आप बोल सकते हो, वो वहां पे आपको दिखाई देता है। और वो चीज एप्रेस सरफेस में आपको PS1 एंड F0 F1 आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ग्रेनम कॉन्टेन्स, ठीक है, ग्रेनम पूछ रहे ओवरऑल ग्रेनम, तो ग्रेनम में एज यू कैन सी एप्रेस सरफेस भी है, नॉन एप्रेस सरफेस भी है। तो ग्रेनम में सबके सब प्रेजेंट होंगे, F0 F1 प्रेजेंट होगा, PS1 PS2 साइटोक्रोम B6F सबके सब प्रेजेंट होंगे। बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स और स्ट्रोमा लैमेली, वहां पे सिर्फ PS1 साइटोक्रोम B6F एंड F0 F1 ही हो सकता है, मतलब वहां पे PS2 कभी भी नहीं होगा। PS2 इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनम ओनली, स्ट्रोमा लैमेली में या स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स में कभी भी आपको PS2 नहीं दिखता है। तो आज का क्लास में यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। एंड अगले वीक अगले क्लास को जब भी मैं बात करता हूँ, क्लास लेके आता हूँ, वीडियो क्लास आपके लिए, अगले वीक हो, अगले क्लास हो, ठीक है, कल भी हो सकता है, देखते रिकॉर्ड हो सकता है कि नहीं। तो वहां पे हम बात करेंगे कि ये सारे कॉम्प्लेक्स जो मैंने यहाँ पे बात किया, F0 F1 लाइक ये सब चीजें कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, विल टेक अ लुक एट दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लास अटेंड करते रहिए। डाउट्स आता है आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, मैं बिल्कुल रेस्पॉन्ड करूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।